टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान और इजराइल युद्ध को आज पांचवा दिन है ईरान और इजराइल के युद्ध में, और दोनों देशों के बीच बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ने आज फिर इजराइल के अलग अलग शहरों पर सैकड़ों मिसाइल दागी, जिसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर हमला किया। यहां तक कि ईरान के सरकारी टेलीविजन स्टेशन को भी नहीं बख्शा गया और लोगों ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी स्टूडियो पर हमला होते हुए देखा। और इस सब के बीच जब युद्ध का माहौल है और वैश्विक तनाव चरम पर है, तभी कनाडा में G7 की बैठक शुरू हो गई। लोगों को लगा कि G7 में शायद शांति को लेकर कोई सुझाव या समझौता सामने आ सकता है। G7 देशों ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें ईरान को आतंकवादी देश बताया गया। लेकिन सबको हैरानी तब हुई कि समझौता छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम किया जिससे सब सकते में आ गए। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर साइन ही नहीं किए और ऊपर से G7 समिट बीच में ही छोड़कर वो वापस अमेरिका लौट गए। कनाडा में फिर ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने वॉशिंगटन वापस नहीं जा रहा, मेरा मकसद सीज फायर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या है वो मकसद, अब उसको लेकर ही पूरी दुनिया में सस्पेंस जारी है। ट्रंप अपने विमान में साफ साफ ये कह रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु एजेंडे को छोड़ दे, नहीं तो अमेरिका कोई बड़ा फैसला लेगा। जाहिर है कि अब ट्रंप G7 छोड़कर जा चुके हैं। दुनिया की नजर अमेरिका पर ही टिकी हुई है। युद्ध के इस हालात में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी जो G7 में शिरकत करने पहुंचे हैं, वो उनका पहला विदेश दौरा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद बार बार विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जो विदेश नीति है भारत सरकार की पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप भी G7 से जल्दी लौट गए, उसको भी लेकर के कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा है कि आप तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से आपको ठेंगा दिखा दिया और इससे एक बार फिर से साफ हो गया। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में SCO यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी भारत ने जो एक स्टेटमेंट दिया गया था इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध को लेकर के, उससे दूरी बनाई थी। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उन्होंने एब्सटेन कर दिया था। अब इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि आज के दौर में भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है और उनकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है। भारत देश का प्रधानमंत्री कनाडा में G7 के लिए गया है, किसी प्रधानमंत्री के किसी व्यक्ति विशेष के निमंत्रण पर नहीं गया है, और वो निमंत्रण उन्हें विशेष परिस्थितियों में मिला है, वो सब जानते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि विश्व के नेताओं से वो अब भी गलबहियां करते हैं या कुछ काम की बात करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को लाल लाल आंखें दिखा करके उनकी इस बात का प्रतिकार करते हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, ये मना करते हैं, या उनसे गलबहियां करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं या चुप रहते हैं। कौन पूछता है G7 को आजकल? G7 में मोदी जी गए, उनको पहले नहीं बुलाया था। मोदी वेटिंग पे थे। बाद में उनको बुलाया गया, उनको भी बहुत विरोध हो गया उधर। कनाडा की कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया और हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए। ये देश का अपमान है, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां थे। प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी ने पूछा वहां जाकर कि आप ये कैसे बोलते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, मेरे सामने बोलो। ये बोलने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई वहां जाकर कनाडा में? नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से एक बात बहुत ही मजबूती के साथ पूरी दुनिया को कही कि भारत जो है वो विस्तारवाद की सोच पर यकीन नहीं रखता, और बुद्ध की धरती से हमेशा जो है वो युद्ध का विरोध हुआ है, और युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और इसलिए भारत की भूमिका रही है कि दुनिया में शांति भी हो और दुनिया जो है समृद्धि के रास्ते पे मजबूती के साथ आगे बढ़े। और निश्चित तौर से आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।
तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौट जाने का क्या मतलब है? क्या इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध में, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका हिस्सा बन सकता है? और ऐसे वक्त में जब युद्ध के हालात दुनिया में बने हुए हैं और भी भीषण होने के संकेत हैं, भारत का स्टैंड सच में फेलियर है या फिर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल? और सबसे बड़ा जो राजनीतिक सवाल इस वक्त देश में है, भारत की कूटनीति को फेलियर बताना असलियत है या विशुद्ध राजनीति?